The Secretary General considers the decision of the Russian Federation to be a violation of the territorial integrity and sovereignty of Ukraine. This is plainly in breach of international law. We take a long overdue decision to immediately recognise the independence and sovereignty of Donetsk People's Republic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, पाकिस्तान एक ऐसे रीजन का हिस्सा है जो कि जनरली स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। हमारे खत्ते के अंदर ही एक बड़ा अहम मुल्क रशिया के यूक्रेन के साथ ताल्लुकात के हवाले से मामलात कशीदगी इख्तियार कर गए हैं। जब सुबह सुबह उठकर मैंने सदर पुतिन की पूरी 1 घंटे की स्पीच सुनी तो स्पीच के अंदर उन्होंने बहुत सारे मामलात जो यूक्रेन के हवाले से पिछले कुछ हफ्तों से बनते हुए नजर आ रहे थे उनके ऊपर एक नजर डाली है, जिसके अंदर उन्होंने डोनेट्स्क एंड लुहांस्क रीजन्स जो है यूक्रेन के, उनकी इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट कर लिया है और इंडिपेंडेंस की तरफ अब जो ड्यू प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ रहे हैं। रशिया ने ना सिर्फ ये बल्कि रशिया के सदर पुतिन ने यूक्रेन को एक ऐसा हिस्सा जो कि यूएसएसआर से अलग हुआ हो, सिर्फ वो नहीं, सिर्फ एक नेबर के तौर पर नहीं, बल्कि अपने पुराने ट्रेडिशंस और कल्चर्स की यगानगत या एक होने के हवाले से भी बात की। सदर पुतिन ने अपनी इस तमाम स्पीच के अंदर यूक्रेन के अंदर होने वाले मामलात और यूक्रेन को अमेरिका या बाकी ममालिक की तरफ से रशिया की सोवरेनिटी के ऊपर एक खतरा करार दिया कि एक डंप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन को, इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कि सारा हथियार यहां लाकर रखा जाएगा और उसके बाद रशिया की सालमियत के ऊपर यह खतरा बन सकता है। रूस पर अचानक जो है हमले का इम्कान भी बढ़ता जा रहा है बकौल सदर पुतिन के। तो इस हवाले से उनको यूक्रेन के अंदर जो चेंजेस आ रही थी उसके ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात तो थे ही थे, लेकिन 2014 ऑनवर्ड्स अब तक 14,000 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इट्स डोनेट्स्क और लुहांस्क जो रीजन है इसके अंदर यूक्रेन के फोर्सेस और इन लोगों की आपसी झड़पों के बीच में हम लोगों को इस तमाम अनाउंसमेंट के बाद इंटरनेशनली एक बैकलैश दिखाई दिया। इस इंटरनेशनल बैकलैश के अंदर ईयू के अंदर ईयू की प्रेसिडेंट ने इसको एक गलत कदम करार दिया। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से स्टेटमेंट आई, ब्रिटेन की तरफ से स्टेटमेंट आई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोपीय बहुत सारे इंपॉर्टेंट ममालिक भी रशिया के साथ खड़े हुए या खामोशी इख्तियार किए हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि दुनिया के अंदर बड़ी तेजी से पावर शिफ्ट हो रहा है और ये पावर शिफ्ट इस तरह से हो रहा है कि जो सुपर पावर्स थी वो वर्ल्ड पावर तक श्रिंक कर रही हैं और शायद वर्ल्ड पावर के बाद और मजीद श्रिंक करेंगी, रीजनल पावर्स तक रह जाएंगी। लेकिन इस वक्त रशिया अपने आप को असर्ट करता हुआ इस रीजन के अंदर बड़े क्लियरली नजर आ रहा है। रशियन टैंक्स और रशिया ने दिफाई तौर पर अपने जो आर्टिलरी वगैरह है, अपने टैंक्स हैं, अपने अफराद हैं, अफरादी क़ुव्वत है, सोल्जर्स हैं, वो भेज दिए हैं इन इलाकों के जो बॉर्डर्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ ये जो डोंबास रीजन है इनकी इंडिपेंडेंस पे यूक्रेन का ऑफ कोर्स एक रद्द-ए-अमल है जिसके अंदर वो कहते हैं कि हमारी सालमियत के ऊपर अटैक किया गया है। अब मामला घूम फिर के आता है कि क्या रशिया, जिसको ये ब्लेम किया जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ डोंबास रीजन की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन की बात नहीं है, ये बात है कि रशिया एक बार फिर यूएसएसआर बनने की तरफ जा रहा है। ये बड़े नाक़िदीन यूएसएसआर के हवाले से ये बात करने लगे हैं कि रशिया जो है बहुत बड़े बड़े एम्स लेकर बैठा है और ये सिर्फ एक शुरुआत है। तो क्या ऐसा ही होने जा रहा है या ऐसा नहीं होगा? दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी अहमियत की हामिल बात है कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान रशिया के दौरे पर जा रहे हैं और रशिया के दौरे को इस टाइम पर बहुत सारे लोग नाक़िदीन बिलखुसूस ये कह रहे हैं कि शायद हम लोगों को ये दौरा नहीं रखना चाहिए। लेकिन आजकल ममालिक दोस्तियों, चाहतों और नेबरहुड के हवाले से नहीं चला करते हैं, ममालिक चला करते हैं, डिप्लोमेसी चला करती है मफादात के हवाले से। तो पाकिस्तान के मफादात किस तरफ रखे हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बात तो बड़े क्लियरली कह दी आज कि किसी भी सूरत में किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे। रशियन टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या फरमाया वो सुनिएगा। Now what we want to do is not become part of any bloc. We want to have trading relationships with all countries. I'm hoping that this Ukraine crisis is resolved peacefully. I do not believe that military conflicts solve problems.
I do not believe that military conflicts solve problems. लेकिन फिलहाल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ही डेवलप होता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है। एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ यूक्रेन, दोनों ही मिन्स्क माहिदे की एक दूसरे के ऊपर खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा रहे हैं। रशिया इसलिए इल्जाम लगा रहे हैं कि वहां हथियार जमा होने लग गए थे यूक्रेन में, और यूक्रेन को ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है रशियन सालमियत के ऊपर अटैक करने के लिए। और यूक्रेन कह रहा है कि लुहांस्क और साथ ही साथ डोनेट्स्क को एक इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट मुमालिक के तौर पर इख्तियार करके या एक्सेप्ट करके रशिया ने मिन्स्क मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है। 2013 से ये मामला स्टार्ट हुआ, यूरोपियन स्क्वायर से ये मामला स्टार्ट हुआ, और उसके नतीजे के अंदर यूक्रेन के अंदर एक बड़ी क्लियर डिवीजन नजर आ गई। एक क्लियर डिवीजन ये थी कि वो प्रो यूरोपियन साइड पर कुछ लोग थे, कुछ लोग प्रो रशियन लोग थे, और अब मामला तब्दील हो रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कल उधर जाना है। क्या पाकिस्तान के वजीर आजम को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? रशिया इस रीजन के अंदर एक सुपर पावर के तौर पर आ रहा है। क्या अब एशियन सेंचुरी आने लगी है जहां चाइना और रशिया सुपर पावर बनेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटेन, यूएसए ये पावर्स के तौर पर ढलने लगेंगे, या अभी ऐसा नहीं है? इस तमाम मामले के ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक और टॉपिक पे भी बात करेंगे अपने आखिर के चंद मिनट के अंदर। रद्दुल फसाद, ऑपरेशन रद्दुल फसाद को आज शुरू हुए 5 साल हो गए, और रद्दुल फसाद अपने नाम के हिसाब से काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर कई शोहदा हम लोगों ने उनके जसद खाकी उठाए, हम लोगों ने शोहदा अपनी जानें निछावर की, लेकिन पाकिस्तान को एक मिरेकल के तौर पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निकाल कर अब एक बेहतर टाइम्स की तरफ लेकर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे मुमालिक हमने कम ही देखे जिन्होंने अपने ही अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग जो कि एक्सट्रीमिस्ट बन गए हो, उनको शिकस्त देकर बाहर के मुमालिक के हाथों को काट कर दहशतगर्दी का कलाकमा की, और पाकिस्तान ये करने में बहुत हद तक कामयाब रहा। इसी हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद अपने मेहमानों का तारुफ भी करवाऊंगी, और बाकायदा इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आपके सामने कुछ सूरत हाल रख रही थी जो यूक्रेन और रशिया के हवाले से बन रही है, और उसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। इसलिए क्योंकि कल पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान साहब 23 साल के बाद जा रहे हैं रशिया। कोई भी वजीर आजम 23 साल तक पाकिस्तानी रहनुमा का दौरा नहीं हुआ था, 23 सालों में पहला दौरा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग टाइम पर भी है। सबसे पहले एम्बेसडर शाहिद अमीन साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। आपने भी रशिया में बड़ा टाइम गुजारा है एज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू रशिया। एम्बेसडर साहब, ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है यूक्रेन और रशिया के हवाले से, पर्टिकुलरली आफ्टर रिकग्नाइजिंग डोनेट्स्क एंड लुहांस्क एज इंडिपेंडेंट रीजन्स, क्या ये डिस्टेबलाइज तो नहीं कर देगी रीजन को, कंसिडरिंग के अब एशियन सेंचुरी के ख्वाब देखे जा रहे थे कि अब वो सुपर पावर ढलने लगी हैं, यूएस और यूके आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है जवाल की तरफ जाएंगे, और ये दो पावर्स रशिया और चाइना उठेंगी? एक अलग इशू है, यकीनन चाइना तो उठ रहा है, रशिया के उठने के बारे में मुझे कुछ शकूक हैं। लेकिन बहरहाल देखिए, कल जो कुछ हुआ है, पुतिन साहब ने जो कदम उठाए हैं, मैं समझता हूँ उनसे हालात जो है उनमें और ज़्यादा पेचीदगी आ गई है, बल्कि ख़तरनाक हो गए हैं। अब ये कि वेस्ट का, यूरोप का, यूक्रेन का फाइनली रिएक्शन क्या आता है, वेट एंड सी। बुनियादी तौर पे मसला ये है कि यूक्रेन हमेशा से रशिया के साथ समझे कि रशिया और यूक्रेन एक ही मुल्क रहे हैं तारीखी तौर पे, बल्कि रशियन स्टेट जो है कीव, यानी जो कैपिटल है यूक्रेन है, वहाँ से शुरू हुई है। जब व्लादिमीर ने अपना क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की, तो रशिया और यूक्रेन का बहुत ही करीबी ताल्लुक है। फिर वहाँ पे रिश्तेदारियां हैं, ज़बान का ताल्लुक है, हिस्ट्री का ताल्लुक है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा मसला ये भी है कि रशिया पे जो इन्वेजन तारीखी में हुई है, हमेशा यूक्रेन के रास्ते से हुई हैं। तो इसलिए रशिया को एक बहुत इस बारे में कंसर्न है कि ऐसा ना हो कि यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लिया जाए, और यकीनन पुतिन का कहना यही है, और गालिबन सही बात कहते हैं कि उससे रशिया की सिक्योरिटी को बड़ा खतरा पड़ेगा। असल मसला ये है कि पुतिन को, रशिया को इस बात पे खौफ है कि नेटो यूक्रेन को अपने हम में शामिल करके रशिया की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा।
तो ये बाकी चीजें जो हो रही हैं एक किस्म का उसका रिएक्शन है, और उसमें यकीनन एक फैक्टर ये भी है कि यूक्रेन में ये इलाका जो है डोनबास का जो है इसमें रशियन स्पीकिंग लोगों की मेजॉरिटी है, गालिबन रशियन नस्ल के लोगों की भी मेजॉरिटी है, क्योंकि बाद यूक्रेनियन की भी मादरी जुबान रशियन हो गई है। तो ये इलाका एक लिहाज से आप देखें पिछले 2014 के करीब से तकरीबन आजादी है, इट इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय यूक्रेन और बाय कीव। एक आर्गुमेंट आप ये भी लगा सकते हैं कि डी फैक्टो सिचुएशन है, ये इलाका तो बहरहाल तक यूक्रेन के कंट्रोल में नहीं था, तो अगर उसको फॉर्मली रशिया कहता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं और हमारे वहां पे जाना होगा वगैरह, या हम जा सकते हैं वहां पे, अपनी फौज जा सकती है, तो उससे स्टेटस को में मेरा अपना अंदाजा यही कि इतना कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इलाके तो यूक्रेन के कब्जे में थे ही नहीं पिछले 7-8 साल से। लेकिन इसके बावजूद हम कह सकते हैं इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की गई है। यूक्रेन एक मुल्क है जिसकी सालमियत को तोड़ा गया है और इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने की बात हो रही है, तो ये चीजें बड़ी खतरनाक हैं। लेकिन लेट अस सी कि फाइनली इसका रिएक्शन क्या होता है। अभी डेवलपिंग सिचुएशन है, इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती। राइट अच्छा, जनरल अमजद शोएब साहब, हमारे जो एम्बेसडर यूक्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने ये फरमाया था, जो कि यूक्रेन के अखबारों के अंदर बड़ी सुर्खियों के तौर पे भी लगा, कि जी हम यूक्रेन की सालमियत को सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ हम लोगों को ये मालूम है कि अभी तक पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई स्टैंड नहीं जो है वो एक फिक्स किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी आरटी को एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह से किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो वो जो वहाँ एम्बेसडर बैठे हैं, उनकी स्टेटमेंट, पाकिस्तान की ऑफिशियल वर्जन, फिलहाल तो बड़ी डूबियस सिचुएशन है। ऐसी सूरत हाल में कल वजीर आजम इमरान खान साहब उधर जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं टिल्ट किस तरफ होगा पाकिस्तान का, सिक्योरिटी सूरत हाल को भी देखते हुए और डिप्लोमेटिक सतह को भी देखते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान के यूक्रेन के साथ भी बड़े गहरे ताल्लुकात और बहुत पुराने हैं। जब से ये सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हुई और ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी, उसके फौरन बाद ही यूक्रेन के साथ हमारे बहुत गहरे ताल्लुकात हुए। हमने मिलिट्री कोऑपरेशन भी उनके साथ बड़ी की और वो आज भी है। लिहाजा हम डेफिनेटली ये नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन के साथ हमारे किसी भी वजह से ताल्लुकात बिगड़े, और रशिया के साथ भी ताल्लुकात हम बनाना चाहते हैं। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अहम है अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए। वहाँ की स्टेबिलिटी के लिए हमें चाइना और रशिया वगैरह की बहुत मदद की जरूरत है। तो इस लिहाज से ये दोनों मुल्क अहम है, और पाकिस्तान जो स्टांस लेगा वो यही है जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इशू तो आपके मौजूद हैं, लेकिन इसका पुरअमन हल निकालिए, बातचीत के जरिए इसको करें, आप इसमें अवॉइड करें मिलिट्री सोल्यूशन को, जो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ भी जिक्र किया। अब उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा वो प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफाई करें, यानी या आप कह लीजिए कि यूक्रेन की वकालत करें या रशिया की वकालत करें। वहाँ पे स्टांस यही होगा कि हमारी ख्वाहिश यही है कि आप जंग को अवॉइड करें और बातचीत के जरिए इस मसले को हल करें। हमारे ताल्लुकात दोनों के साथ अच्छे हैं, होने चाहिए और मजीद इम्प्रूव होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस स्टेज के ऊपर रशिया बहुत अहम है हमारे लिए अफगानिस्तान के नुक्ता निगाह से, लेकिन स्टांस न्यूट्रल होगा और यही होगा कि आप बातचीत के जरिए अपने मसाइल को हल करें। राइट। अच्छा रजा रूमी साहब, इट्स अ catch-22 सिचुएशन फॉर पाकिस्तान एंड इट्स आल्सो अ catch-22 सिचुएशन फॉर दिस रीजन एज वेल। ऐसी सिचुएशन जो डेवलप हो रही है, इसके अंदर एक बात तो बड़ी वाज़े तौर पर नजर आ रही है कि यूएस की वो जो ताकत थी, या वो जो दबदबा था, या वो जो रोब था, वो रशिया किसी भी सूरत में कबूल करने को तैयार नहीं है, बल्कि अपनी सॉवरेनिटी के लिए प्रीएम्प्टिव स्टेप्स ले रहा है। ऐसी सिचुएशन में ऐसा बेहतर है कि यूएस को आंख दिखाने वाला भी कोई इस रीजन के अंदर हो, यूएस को भी ये बताने वाला हो कि आप किसी भी जगह पर किसी भी मुल्क के अंदर आके कभी भी इन्वेजन कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, या आप समझते हैं कि ये पैरानोया है रशिया का? नहीं, मेरे ख्याल से पैरानोया नहीं है। देखिए, रशिया की सोवियत यूनियन के तहलील होने के बाद जो है रशिया ने पिछले 15-20 सालों में दोबारा से अपना मकाम जो है यूरोप में और दुनिया में वो सदर पुतिन की सदारत में दोबारा से वो हासिल किया है। और उसकी बुनियादी वजह गैस और ऑयल की जो सप्लाईज हैं वो उसकी बुनियाद पर है। जैसे कि यूरोप को वो सप्लाई करते हैं और यूरोप भी घबराता है कि अगर रूस वहाँ से गैस की सप्लाई बंद कर देगा
तो यूरोप जो है वो एक विंटर में चला जाएगा, क्योंकि उनकी अब बहुत सारी सप्लाईज जो हैं वो रूस की तरफ से आती हैं। और जाहिर बात है अमेरिका भी एक डिक्लाइनिंग पावर है, और चीन का तो आपने पहले खुद जिक्र किया अपने इब्तदाइये में। चीन और रूस एक उभरती हुई कुव्वतें हैं इस खत्ते में, और ये यकीनन एक दुनिया जो यूनिपोलर वर्ल्ड थी उससे हटकर अब मल्टीपोलर दुनिया बन रही है। लेकिन उसमें अमेरिका की इन्वेजन्स वगैरह जो हैं उनका जिक्र तो आपने किया है, लेकिन अब उसका जवाब जो है वो इन्वेजन से तो नहीं होता, क्योंकि इस वक्त जो यूक्रेन में सूरत हाल है, जैसे एम्बेसडर साहब अभी कह रहे थे, वो बहुत खतरनाक एक नहज पर पहुंच गई है। मेरा जाती ये ख्याल नहीं है कि कोई जंग वंग होगी, वो किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है, ना रूस के इंटरेस्ट में, ना अमेरिका के, ना यूरोप में के इंटरेस्ट में। लेकिन कशीदगी जब बढ़ती है, जो सैंक्शंस का ऐलान किया है कल यूएस के प्रेसिडेंट ने, और मजीद वो सैंक्शंस और रशिया को जो है वो टाइट करना चाहते हैं, तो उससे जाहिर बात है कि एक कशीदगी की फजा होगी। और ये जो टाइमिंग है इमरान खान साहब की दौरे की, अगरचे कि ये पहले तय हुई थी, ये अब एक अजीबो गरीब मरहले पर आ गई है। उसकी वजह ये है कि हम अभी कोशिश ये कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, जो ओवरचर्स हो रहे हैं कि मगरबी दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को दोबारा से इस्तेमाल किया जाए नई लाइंस के ऊपर, खुसूसन अमेरिका के साथ। और अब ये दौरा अगर रूस का होता है तो फिर ये एक तरह से पाकिस्तान की जो है वो उस पूरी पॉलिसी के थोड़ा सा बरखिलाफ भी जाता है। इसलिए मेरे ख्याल से ये इसमें बड़ी एहतियात की जरूरत है कि किस तरह से वहां पर क्या कहेंगे वजीर आजम साहब और किस तरह से कंडक्ट करेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा है कि IMF के कर्जे के लिए $1 अरब का जो भी किस्त आई है, उसके लिए कितना 1 साल जो है तकरीबन पाकिस्तान की नेगोशिएशन चलती रही है, और उसमें भी बहुत असर होता है यूरोपियन और ममालिक और अमेरिका का। तो ये एक बड़ी पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त। इंडीड। अच्छा, वो वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, FATF हो गया, सारे के सारे वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो हैं तो अल्टीमेटली बैक US के साथ ही, और उसी के जरिए प्रेशर जनरली दिया जाता है। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का दौरा 23 साल बाद, कोई भी पाकिस्तान का कोई आला सतही कोई शख्स जा रहा है, कोई सरबरा जा रहा है, कोई रहनुमा जा रहा है रूस के अंदर। इससे पहले हम लोग एक और ब्लॉक में खिंच चुके थे, या एक तरह से चले गए थे, वो सीटो सेंटो वाला मामला। उस टाइम पर हमने अमेरिका को ज्वाइन कर लिया, वी शोड अ साइड, हम लोगों ने कैंप ज्वाइन करने को प्रेफर किया इंस्टेड ऑफ ये कि हम न्यूट्रल रहते। उससे भी पहले चले जाए तो लियाकत अली खान साहब ने रशिया की बजाय वो अमेरिका की तरफ से बुलावा आ गया था, वहाँ भी मामलात जो हैं वो रशिया से हमारे खटाई में पड़ गए थे। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस टाइम पर चले जाते हैं, तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट रशिया के साथ हमारे बड़े अरसे से है, और अब ताल्लुकात US के साथ भी अच्छे नहीं हैं, ये हमें बैलेंस करने की ज़रूरत होगी। बैलेंसिंग कैसे करेंगे? और वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि एक्सटेम्पोर बोलने के बड़े दाई हैं, वो क्या कंट्रोल कर सकेंगे सिचुएशन को? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, आई थिंक एक चीज बड़ी खुशाइंद है मेरे लिए जाती तौर पर, कि जो जीरो सम गेम जिसका हम पाकिस्तान शिकार रहा है, या एक कैम्प में या दूसरे कैम्प में, हम उससे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं आपको। और आई मस्ट कमेंट प्राइम मिनिस्टर को ने कहा कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। एक्चुअली ब्लॉक्स पर से अब बन भी नहीं रहे, क्योंकि आप देखते हैं कि चाइना के और अमेरिका के ताल्लुकात की नौयत क्या है, लेकिन तैयार उनकी चल रही है। चाइना और इंडिया के ताल्लुकात में नौयत क्या है, तैयार उनकी चल रही है। पाकिस्तान के यूक्रेन के सब अच्छे ताल्लुकात हैं। रूस इंडिया का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है, जो हमारा अजीज दुश्मन है इंडिया के साथ। एक तो लिनियरिटी ऑफ रिलेशनशिप इज नाउ गॉन, अब ये मल्टी लेयर्ड है सारे सिस्टम में। इस सिलसिले में पाकिस्तान किसी के खिलाफ रूस के पास नहीं जा रहा, पाकिस्तान से पाकिस्तान के लिए रूस के पास जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू एक्सप्लेन टू एनीवन ऑन द कॉन्सेप्ट, बिकॉज जब अमेरिकन से हम बात करते थे कि भाई आप क्यों इतना ज्यादा झुकाव है आपका भारत की तरफ, तो हमेशा ये हमें लेक्चर दिया करते थे कि भाई हमारे भारत के साथ ताल्लुकात आपके उस पर नहीं है, ये हमारे साथ ताल्लुकात डिफरेंट नहज पर हैं, आपके साथ ताल्लुकात डिफरेंट नहज पर हैं। तो दैट वर्क्स फॉर पाकिस्तान, दैट वर्क्स फॉर एवरीबॉडी, नंबर 1।
नंबर 2 टाइमिंग। देखिए टाइमिंग्स ये को आज का तो दौरा तय नहीं हुआ, काफी अर्सा पहले हुआ होगा। अब ऐसे दौरों को पाकिस्तान कैंसिल नहीं कर सकता था। अगर कोई कैंसिल करना या पोस्टपोन करता है तो रशिया जो करता, लेकिन अगर रशिया इन सब चीज के बावजूद भी वो आने को पाकिस्तान को वेलकम करने को तैयार है, आई थिंक कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। राइट राइट बैलेंसिंग जी कंप्लीट कर लें जैन साहब। जी जहां तक बैलेंसिंग का ताल्लुक है ना, ये आज से कोई 3 साल पहले वाशिंगटन ने एक स्टडी पेपर अपना जो इशू किया था उसमें बड़ा उन्हें वाजे कर दिया था कि भी टेररिज्म के खिलाफ जंग तो खत्म हो चुकी हुई है, अब नाउ अमेरिकन लेड वेस्टर्न वर्ल्ड हैज टू प्रिपेयर फॉर अ वॉर विद रशिया और चाइना आर बोथ कंबाइंड। सही, ठीक। जैन साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन अब सवाल ये उठने लगे हैं कि कोल्ड वॉर का जमाना खत्म हो गया ये कहा जाता था, लेकिन कोल्ड वॉर का जमाना कभी खत्म हुआ भी था या नहीं हुआ था? एंड अलॉट माय पैनलिस्ट थिंक कि हॉट वॉर की तरफ ये मामला नहीं जाएगा, लेकिन फिर कोल्ड वॉर खत्म हुई भी थी या नहीं हुई थी? कोल्ड वॉर का जमाना अभी भी चल रहा है, कब तक चलेगा? एंड स्पेशली अमेरिका के साथ हम लोगों ने दोस्ती करके क्या खोया क्या पाया, और अब रशिया के साथ दोस्ती करके हम क्या खो क्या पा सकते हैं? इस तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बात कर रहे हैं हम कल वजीर आजम इमरान खान ने जाना है रशिया, और रशिया का ये जो 2 रोज़ा दौरा है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, स्पेशली एक ऐसे टाइम के ऊपर जहां रशिया जो है वो यूक्रेन के मामलात के अंदर ऑफ कोर्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन दे चुका है, अपना अनाउंसमेंट कर चुका है। पुतिन साहब ने अपने कुछ पहले के लीडरान को क्रिटिसाइज भी किया, ये सोचने पे कि शायद मामलात जो हैं अगर हम थोड़े लूजली टाई भी कर लें तब भी ठीक रहेंगे। एनी हाउ रजा रूमी साहब, कमिंग टू यू, पाकिस्तान के वजीर आजम का उधर जाना, जो सवाल मैं ब्रेक से पहले छोड़े गई थी कि पाकिस्तान का वजीर आजम का उधर जाना एक ऐसे टाइम के ऊपर, और स्पेशली खान साहब का जो कि अक्सर औकात एक्सटेम्पोर बात किया करते हैं, ये वुड दिस गो वेल? एंड स्पेसिफिकली अभी थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे कि रशिया जो है एक ऐसा मुल्क है जिससे अभी हमने ताल्लुकात को एक बार फिर से सही करना है। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अरसे से हम लोगों ने उनकी बहुत सारी बातें मानी है, वॉर एंड टेररिज्म से लेकर अब तक हम लोगों ने कितनी सारी जो जानें कुर्बान कर दी, लेकिन हम लोगों को आज भी फोन कॉल का इंतजार है, तो रशिया की तरफ तो फिर देखना पड़ेगा। आर वी बैलेंसिंग और आर वी फाइंडिंग एन ऑल्टरनेट? जी अनिका, देखिए इसमें 3 अहम डायमेंशंस हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। पहले तो जो आप कह रही हैं कि वो एक्सटेम्पोर, देखिए एक्सटेम्पोर तो ठीक है, सियासतदान करते हैं, गालिबन यहाँ भी उनकी 2 मीडिया पे इंटरव्यूज हैं जब वो दौरे में जाएंगे। मैं भी देख रहा था उनका वो एक ड्राफ्ट शेड्यूल किसी ने शेयर किया हुआ था, तो उसमें जाहिर बात है उनको आई होप कि सही तरह ब्रीफिंग दे दफ्तर खारिजा भी और उनके जो एडवाइजर्स हैं, क्योंकि ये ऐसा वक्त है और ऐसा मकाम है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। ये बात ठीक है कि अमेरिका के जो भी ग्रीवेंसेस हैं हमारे वो दुरुस्त हैं, और सदर बाइडेन का जो रवैया है वो भी बड़ा गैर वाज़ेह है, लेकिन मसला ये है कि देखिए जो, और दूसरा पहलू भी यही मैं आना चाह रहा था, मसला ये कि हमारी जो खारिजा पॉलिसी होती है या चॉइसेस जो आप कह रही थी पहले, वो हमारी दाखिली सूरत हाल से मुंसलिक होती हैं कि हमारे अंदर कितना इस्तेहकाम है, माशी तौर पे हम कितने मजबूत हैं। देखिए आज की दुनिया जो है वो उसका सारा महवर अब माशियात है। मुल्कों की, कौमों की ताकत का पैमाना जो होता है वो यहाँ से होता है कि वो उनकी इकोनॉमी कितनी मजबूत है, उनका ट्रेड कितना ज़्यादा है, उनके यहाँ टेक्नोलॉजी, साइंस, इनोवेशन हो रही है कि नहीं हो रही, उनके यहाँ जो है दाखिली इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम है कि नहीं है, उनके यहाँ कोई सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी के मसले किस हद तक हैं। तो हमारी सिचुएशन अभी कहीं जाके बड़ी सालों के बाद एक स्टेबिलिटी आई थी, लेकिन माशी तौर पे हम बहुत कमजोर हैं और इसी वजह से हम डिपेंडेंट हैं। आपने FATF का जिक्र किया, वर्ल्ड बैंक का, IMF का, तो हम अभी वहां उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि हम दुनिया में खड़े होकर कहें कि जी हम बिल्कुल आजाद हैं और हम
अपनी मर्जी करेंगे, वो हो ही नहीं सकता। देखिए ना, अभी सऊदी अरेबिया के पास भी जो अभी रिसेंट हमें लोन मिला है वो 4% सूद पर मिला है। अब आप खुद ही अंदाजा कीजिए कि उन्होंने उस पर शर्त भी है कि 72 घंटे में वो वापस भी मांग सकते हैं अगर बैंकरप्सी का खर्चा हो। तो ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू जो आप कह रही हैं, तीसरा पहलू ये जरूर है कि ये अच्छी बात है कि जनरल मुशर्रफ गए थे 2003 में ये दौरा करने में, और फिर उसके बाद जरदारी भी शायद गए थे 2011 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो पाकिस्तान ने रफ्ता रफ्ता रूस के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल किया, और हमारे ताल्लुकात होने चाहिए क्योंकि हमारे पास हमारे ताल्लुकात होने चाहिए। अच्छा, लेकिन एम्बेसडर शाहिद अमीन साहब, जब चाइना का दौरा था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, तो उस टाइम पर स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी दैट हम लोग चाइना के दौरे को किसी भी तरीके से ये नहीं समझते कि पाकिस्तान उनको चूज कर रहा है। हर सॉवरेन कंट्री को चॉइस की आज़ादी है कि वो किसके साथ कितने ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और उसको एक चीज़ चूज करने की ज़रूरत नहीं है। क्या रशिया के दौरे के ऊपर भी आप समझते हैं कि यूएसए का इसी तरह का कोई रिएक्शन आएगा, या वुड द रिएक्शन बी डिफरेंट? नहीं, ये रिएक्शन आएगा, होना भी यही चाहिए। पाकिस्तान के अगर रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ते हैं तो अमेरिका कम से कम ऑस्टेंसिवली तो कोई एतराज नहीं करेगा, चाहे अंदरूनी तौर पे उनको इस बारे में खदशात हों। अभी तक हमने सही मानों में इमरान खान के रूस के दौरे के बारे में बात नहीं की। यूक्रेन का बहुत जिक्र हुआ है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो चंद अल्फाज में मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यकीनन हमारे कौमी मफाद में, पाकिस्तान के कौमी मफाद में है कि रूस के साथ ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आए, और पिछले 10-15 साल में हमने देखा हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मुख्तलिफ शोबों में ऑपरेशन बढ़ रही है, और इसको इस दौरे के बाद यकीनन इसमें मजीद इम्पेटस आएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए कि रूस के इस वक्त भी इंडिया के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। उनका हर साल एक बायलैटरल समिट होता है। इंडियन आर्म फोर्सेज अपना मिलिट्री इक्विपमेंट ज्यादातर रूस से खरीद रहे हैं, और रूस ने इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बिल्कुल वाज़ेह हिमायत की हुई है। रूस को जो पाकिस्तान के बारे में उनके जो ख्यालात हैं उसकी अक्कासी से होती है कि 20 साल में पुतिन साहब ने कभी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। तो इस सिलसिले में ये समझना कि हमारे वजीर आजम के जाने के बाद इंडिया के साथ रूस के ताल्लुकात में कोई कमी आएगी, दैट विल बी अ केस ऑफ होपिंग फॉर टू मच। राइट, कंसंट्रेशन होने चाहिए, इकोनॉमिक ताल्लुकात बढ़ाएं, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाएं, और बहुत उसके लिए मौके हैं। सीपेक को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप देखें सारा मिडिल साइबेरिया, वेस्टर्न साइबेरिया जो है बिल्कुल सीपेक के ऊपर आता है, प्लस ऑयल गैस के सिलसिले में रूस बहुत कुछ कर सकता है। तो इन चीजों पे कंसंट्रेट करना चाहिए, बजाय इसके रूस के ताल्लुकात इंडिया से कम हो। वो तो नहीं होने वाले फौरी तौर पे, इट विल टेक टाइम। फिलहाल चाहिए कि हमारे बायलैटरल लिंकेजेस हैं उनको बढ़ाया जाए। राइट, वी शुड बी फोकसिंग ऑन आवर ओन थिंग। जन साहब, वेरी क्विकली, इकोनॉमिक मामलात, इकोनॉमिक टाइज रशिया के साथ, यूक्रेन के साथ भी हमारे ऑफ कोर्स इकोनॉमिक टाइज हैं। अभी स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, पाकिस्तान के अंदर इस बार गैस का बहरान बहुत ज्यादा था। यूएस ने नई सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगा दी हैं। इस टाइम पर सैंक्शंस के बाद जो अनाउंस हो गई है यूएस के तरफ से कि हम सैंक्शंस और ज़्यादा स्लैप ऑन करने लगे हैं ऑन रशिया, इसके बाद हमारे ये वाले जो मंसूबे हैं ये खटाई में तो नहीं पड़ जाएंगे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं रशिया से? देखिए, इसमें प्रॉब्लम्स तो होंगी। हम ईरान के साथ ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सके गैस पाइपलाइन का मंसूबा, इसी वजह से कि ईरान के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ये सैंक्शंस लगी हुई थी, और हमें पाइपलाइन के लिए लोन्स चाहिए थे जो कि सैंक्शंस की वजह से कहीं मिल नहीं सकते थे। यहाँ भी रशिया में अगर तो रशिया खुद फंडिंग करेगा, जो हम पहले सुना था कि वो फंडिंग करने के लिए तैयार है पाइपलाइन के लिए, तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा, वो फंडिंग करें, पाइपलाइन ले आए। लेकिन अगर हमने फंड्स रेज करने हुए तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी और हम लोन्स वगैरह नहीं ले सकेंगे। नतीजा ये है कि ये गैस पाइपलाइन अपने खर्चे पे हम डेवलप नहीं कर सकेंगे। ठीक, तो ये प्रॉब्लम मौजूद है। लेकिन ये कि वक्त बदलते रहते हैं, क्वाइट पॉसिबल कि इसके लिए कोई ना कोई रशिया खुद अरेंजमेंट कर ले या चाइनीज तावन हमें मिल जाए। प्रोजेक्ट्स को शेल्फ नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि कोई ना कोई चोर दरवाजा को रास्ता ऐसा निकल आए कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन। राइट। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, पहली दफा ऐसा नजर आ रहा है पाकिस्तान के पास अब चॉइसेस हैं। रशिया की तरफ भी जा रहे हैं, चाइना की तरफ भी जा रहे हैं, यूएसए की तरफ भी जा रहे हैं। कहने को मुश्किल दौर है, लेकिन क्या बेहतर दौर की नवीद सुना दी जाए? जी, मैं समझता हूँ कि वी शुड बी लुकिंग एट थिंग्स पॉजिटिवली। मैंने पहले भी अर्ज की थी कि अब जीरो सम गेम की जो पहले हमारी सोच थी उससे हम बाहर निकल आए हैं, और पाकिस्तान शुड हैव गुड रिलेशंस विद ऑल दीज कंट्रीज। क्योंकि पाकिस्तान का किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट नहीं है किसी के साथ भी। हाँ, मसला सिर्फ ये है कि
क्या अमेरिका इस रीजन को स्टेबलाइज होने देने चाहता है? अगर तो अमेरिका स्टेबिलिटी चाहता है इस खिते में, तो पाकिस्तान का किसी किस्म का मसला है ही राइट। लेकिन अगर ये अमेरिका, जो मैं समझता हूँ कि अमेरिका इस खिते को स्टेबल नहीं होने देना चाहता, तो फिर पाकिस्तान के मसाइल रहेंगे अमेरिका के साथ। ठीक हो गया। और वो पाकिस्तान हल नहीं कर सकता। हम जो मर्जी कर लें वो हल नहीं होंगे मसाइल। राइट। तो पाकिस्तान, आई थिंक मोर और लेस आवर कोर्स इज सेट। राइट। Having said that, Pakistan has choice and lot of choices now. पाकिस्तान हैज चॉइस एंड दैट्स अ गुड थिंग। यूएस से हटके और भी बहुत सारी चॉइसेस होनी चाहिए। बैलेंस बरकरार रखना है। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, जनरल अमजद शुएब साहब, एम्बेसडर शाहिद अमीन साहब, रजा रूमी साहब, थैंक यू सो मच ऑल फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। नाज़रीन, आखिरी मिनट में हम बात करेंगे एक ऐसी कामयाबी की जो कि कम ही मुल्कों को मिलती है। मुस्लिम ममालिक जो हैं वो दहशतगर्दी का शिकार हो जाएं, गुरिल्ला वॉरफेयर का शिकार हो जाएं, या ऐसे लोग जो कि अपने में से ही उठकर बाहर के ममालिक के लोगों के हाथों में खेलने लगे, तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि उससे जान छुड़ाई जा सके। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करके दिखाया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद को आज शुरू हुए 5 साल हो चुके हैं। 2017 22 फरवरी को ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और तब से अब तक पाकिस्तान ने बेशुमार कामयाबियां हासिल की हैं। इसके अंदर एफसी के 67 नए विंग्स बने हैं, पुलिस के 40,000 और 22,000 लेवीज और खासादार के लोगों को ट्रेन किया गया है। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर फेंसिंग 95% कंप्लीट हो चुकी है। 679 किले जो फोर्ट्स होते हैं, चेक पोस्ट होती हैं, बॉर्डर टर्मिनल्स होते हैं, वो भी तामीर किए गए हैं। इसके साथ साथ कबायली अजला के अंदर 74 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके से तकरीबन 60,000 किलोमीटर की बारूदी सुरंगें ख़त्म कर दी गई हैं। इसके साथ बहुत सारे काइनेटिक ऑपरेशन किए हैं। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की कामयाबी है और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के अज़म के बारे में बताती हैं। इसी के साथ साथ अपने शोहदा को, अपने गाजियों को सलाम कहते हुए अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।